देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। झमाझम बारिश के बीच उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर मौजूद हूं। उद्धव ठाकरे की अहम बैठक चल रही है। सियासी हलचल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे महाराष्ट्र से, लेकिन महाराष्ट्र की ही बड़ी खबर का अमरावती से जो खबर उसका रुख करते हैं। दिल्ली से परिमल कुमार भी बने हुए हैं, हम खबरें आप तक वो भी पहुंचाएंगे, लेकिन अमरावती की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर उमेश कोल्हे नाम के एक शख्स जो कि दवाखाना चलाते थे, उनकी हत्या हुई थी। वजह ये थी कि उन्होंने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को फॉरवर्ड किया था और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। इसके बाद उनको धमकियां मिल रही थी और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसके बाद से दहशत का माहौल है अमरावती में। एनआईए तक जांच कर रही है और 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें, जो सबसे अहम यहाँ पर चर्चा है उन लोगों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर जिन्हें अभी धमकियां मिल रही हैं। 8 से 10 लोग बताया जा रहा है ऐसे हैं जिन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं। इन लोगों को कहा गया है कि माफी मांगते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, और इन तमाम लोगों ने जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, जो 8 से 10 के लोग करीब बताए जा रहे हैं संख्या इनकी, उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया है और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह से दहशत का यहाँ पर माहौल है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत जो 7 को गिरफ्तार किया है, उसमें मुख्य आरोपी का नाम शेख इरफान है। पुलिस ने नागपुर से उसकी गिरफ्तारी की है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोल्हे की हत्या 21 जून को नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई थी। आज उमेश कोल्हे के लिए बीजेपी अमरावती में एक शोक सभा कर रही थी और तमाम जगहों पर बीजेपी की शोक सभा में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इसको लेकर सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। उधर खबर है कि अमरावती में कुछ लोगों को पोस्ट करने पर धमकियां जो मिली हैं, वो भी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने अपने वीडियोज़ उन्होंने पोस्ट किए सोशल मीडिया पर, क्योंकि फ़ोन पर जो उन्हें धमकियां मिली हैं ऐसा उन्हें करने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि अपनी जान की भीख मांगते हुए अपना वीडियो जो है माफ़ी मांगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, और ऐसा उन्होंने किया है। कल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी बात की और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में एनआईए जांच कर रही है, लेकिन नवनीत राणा जिस तरह से अपने आरोप में कह रही हैं कि पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को दबाया और करीब 12 दिनों के बाद ये माना कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से ये हत्या की गई है। तो इस तरह से सियासी आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन अमरावती में खासतौर से वो लोग दहशत में हैं जिन्हें धमकियां फोन पर मिल रही है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अमरावती का एक मुद्दा है सर, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसे एनआईए को सौंप दिया है। बतौर मुख्यमंत्री आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अमरावती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसके बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई थी? बिल्कुल चिंताजनक बात है। ये इंसिडेंट जो है वो चिंता करने वाली बात है, और जो जिन्होंने ये हत्याकांड किया है वो सभी लोगों को अरेस्ट की गई है और एनआईए ने केस टेक ओवर की है। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख के रखी है। अगर आने वाले समय में कोई थ्रेटनिंग कॉल्स अगर आपको आती हैं, क्योंकि इनको कोल्हे जी को कोई थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई थी और हमने डिमांड भी की है एनआई की और सेंट्रल जो एजेंसीज हैं, जिस तरीके से जो टेलर के साथ में उदयपुर में हुआ, वैसे ही जो फास्ट ट्रैक पे उनको लिया है, उसी तरीके से ये भी केस फास्ट ट्रैक में लिया जाए और जल्द से जल्द इस पर निर्णय दिए। कल रिमांड खत्म हो रही है कई आरोपियों की, उसके बाद इसे जब कोर्ट में पेश किया जाए तो इसे स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक में लेकर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लगाएं, क्योंकि 1-2 दिन में हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपनी पोस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम गृह मंत्री को भी इसकी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे महाराष्ट्र से। कभी ऐसी घटना को अंजाम होते नहीं देखा है, ये पहली बार है जो ऐसी घटना बाहर आई है और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की फेलियर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे कम उम्र के उस शातिर शूटर को गिरफ्तार किया है जिसने दोनों हाथों से 6 गोलियां मारी थी। उसके साथ एक और शख्स जो इस हत्या में शामिल था, शूटर था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 जो आरोपी हैं इस हत्या में शामिल, उनकी गिरफ्तारी की है। और साथ में आपको बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 19 गुर्गे अब तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। उम्र महज 18 साल, लेकिन अंकित ने जो किया उसने पंजाब समेत पूरे देश को हिला दिया। सोनीपत का रहने वाला अंकित सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सबसे कम उम्र का शातिर शूटर है, जिसने
दोनों हाथों से फायरिंग कर अकेले ही मूसेवाला को 6 गोलियां मारी। अंकित सिरसा जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी, और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। अंकित और सचिन भिवानी को दिल्ली पुलिस ने 3 जुलाई को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया। सचिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को छिपने और दूसरी तरह से मदद कर रहा था। सचिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग को राजस्थान में संभाल रहा था। आरोपी कितने शातिर हैं इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में अंकित और सचिन हथियार लहरा रहे हैं। एक तस्वीर में हथियारों के साथ अंकित शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ बैठा है। कारतूस से मूसेवाला, अंकित और अपने गैंग का नाम लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद अंकित दूसरे शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ भाग गया। वो फतेहाबाद, पिलानी, बिलासपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से होते हुए गुजरात के कच्छ पहुंचे। वहां प्रियव्रत फौजी मास्क निकालकर घूमने लगा। अंकित को लगा कि वो ऐसे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो वहां से भाग गया। उसने करीब 35 लोकेशन बदली। अंकित के पास पंजाब पुलिस की 3 वर्दी बरामद हुई हैं, जो इन्होंने पुलिस से बचने के लिए रखी हुई थीं। इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई, उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पहले दिल्ली पुलिस ने 19 जून को प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव को अरेस्ट किया था। प्रियव्रत बोलेरो मॉड्यूल का हेड था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सचिन इन शूटरों का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्टर है। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 4 शूटरों प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश और केशव को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। मानसा से इन्हें भगाने से लेकर गाड़ी मुहैया कराना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में ठहराना, सब कुछ सचिन ने करवाया। पुलिस के मुताबिक शूटर अंकित 4 महीने पहले ही गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। यहाँ तक कि उसका पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक मुहैया कराने से लेकर सीधे तौर पर हत्या में शामिल लोगों को बड़ी ही सावधानी और प्लानिंग से चुना गया। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल और कनाडा में बैठे गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल और सत्ता पलट के 14वें दिन विश्वास मत शिंदे सरकार ने हासिल कर लिया है। समर्थन में 164 वोट पड़े और 99 विरोध में। 163 का जो आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा था, जिसे बहुत ही जल्दी और आसानी से शिंदे सरकार ने पार कर लिया। इस बीच विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने विश्वास मत हासिल करने के बाद सदस्यों को संबोधित किया और अपने भाषण के दौरान अपने बच्चों को याद करते हुए वो भावुक होते हुए दिखे। तीच परिस्थिती माझ्या श्रीकांत बरोबर झाली. श्रीकांत डॉक्टर झाला पण मी त्याला वेळ देऊ शकलो नाही. मी रात्री यायचो आणि तो सकाळी जायचा. मी उठायच्या आधी तो जायचा. दादा कधीही मी मेचा बाप म्हणून कधी वेळ देऊ शकलो नाही त्याला. ही वस्तुस्थिती आहे. मी संघटनेला वेळ दिला, मी शिवसेनेला वेळ दिला, मी शिवसैनिक हेच माझं कुटुंब मानलं. माझ्या जेव्हा आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली. त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला. माझं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं होतं.
कशासाठी जगायचं, कोणासाठी जगायचं? मी ठरवलं आता फक्त माझा श्रीकांत आणि माझी पत्नी आणि आई वडील यांच्यासाठीच मी जगतो आता, बस. माझं आता काही राहिलं नाही. मी तिथून बाहेर त्या ह्याच्यामधून कोलमडून पडलो, कारण मला माहित होतं की आता माझ्या कुटुंबाला माझी आवश्यकता आहे. तो करीब 1 घंटे 20 मिनट तक विधानसभा में एकनाथ शिंदे जब बोलते रहे तो वो भावुक भी हुए, कई बार हंसी भी लोगों को यहाँ पर उन्होंने दिलाई, चुटकुले भी लगातार उनके चलते रहे, तंज भी कसते रहे। तो कई रंग आज एकनाथ शिंदे के इस दमदार स्पीच के दौरान दिखे। इससे पहले एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री बनने की मांग उन्होंने कभी रखी ही नहीं थी। अब आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जब ये पूरा मामला चल भी रहा था तब ये कहा गया कि जो उद्धव ठाकरे गुट है या जो दूसरा गुट है उनकी ओर से भी उनकी सरकार में आपको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कोई मेरी मांग ही नहीं थी या कोई अपेक्षा नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। लेकिन जो एक आइडियोलॉजी का विषय था, एक बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचारधारा वाली बात थी, और जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है जिसके वजह से जो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए विधायक नाराज थे। क्योंकि हर एक विधायक की मंशा होती है कि अपने चुनाव क्षेत्र में भारी काम हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को न्याय मिले, लेकिन ऐसी कोई भी बात दिखाई नहीं पड़ रही थी। और हम लोग ने कुछ गलत कोई पार्टी में नहीं गए, हम शिवसेना का ही विधायक है, हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक है। देश के गुना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने में आई है, जहां जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 38 साल की महिला को आग के हवाले कर दिया। इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला आग के लपटों के बीच मदद मांगती दिख रही है। फिलहाल गंभीर हालत में महिला को भोपाल के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गुना पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुना जिला पुलिस के एसपी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि घटना में बुरी तरह से जल चुकी महिला के पति ने पुलिस को बताया कि जब वो शनिवार को अपने खेत पहुंचे तो उन्होंने वहां उस महिला को गिरा पाया। पति का कहना है कि पत्नी ने उसे बताया कि 3 युवकों ने 6 बीघा खेत को लेकर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार राज्य सरकार की कल्याण योजना के तहत सहारिया परिवार को काफी पहले इस जमीन का आवंटन किया गया था। और पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने जो बात अपनी कही थी, उन टिप्पणियों को लेकर यूपी के सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हुई थी करीब 85 लड़कों की, उनमें से कुछ लड़कों की पिटाई का जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुआ था। और एनडीटीवी के खबर दिखाए जाने के बाद इस वीडियो की जाँच भी बिठाई गई थी। अब जिन लड़कों की पिटाई हुई थी उनमें से 8 लड़कों को सहारनपुर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट थी। इस वीडियो में पुलिस की लाठी खा रहे, पुलिस से हाथ जोड़कर ना मारने की विनती कर रहे 18 साल के मोहम्मद अली अब भी सहमे हुए हैं। 23 दिन बाद सोमवार को कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिए जाने के बाद घर लौटे। पुलिस की मार से मोहम्मद अली का हाथ टूट गया है, उंगलियों में अब भी दर्द है, सूजन साफ दिखाई देती है। अली बताते हैं कि उन्हें पुलिस ने बिना वजह सड़क से पकड़ा, पीटा और जेल भेज दिया। जुमा मस्जिद पे मैं 2 होमगार्ड ने रोक लिया और कहा उतरो। सर हमने कहा खैरियत, तुम 3 जने थे सर, एक को छोड़ दिया, मैं 2 को पकड़ के चौकी में ले गए। और वहाँ दरोगा साहब ने कहा कि 5 मिनट में आपको छोड़ रहे और फुटेज चेक करा दीजिए। सर हमने कहा हम नहीं कराते फुटेज चेक। उन्होंने ज़बरदस्ती कि बेटे करा दो, हम फिर चले गए सर उनके साथ। और उन्होंने वहाँ जाके मैं पकड़ लिया। उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटे बंद करा। फिर रात को थोड़ी उन्होंने क्या किया आपको? फिर पिटा? सर पिटाई की, सब पिटाई की, डंडे मारे आपको? जी सर बहुत मुश्किल से गुजरे वो 23 दिन, ऐसे 23 साल के बराबर थे। बस गुजार लिए सर। कई 23 दिन में कल सोया सर मैं चैन से। और यहाँ सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे सपना आया मुझे, जैसे मैं जेल में हूँ, एकदम डर लगने लग गया था।
सहारनपुर कोर्ट ने मोहम्मद अली समेत 8 युवाओं को सबूतों के अभाव में जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन युवकों को छोड़ते वक्त पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारे घर का कानून है क्या? पुलिस को कहा कि जिसको चाहो जब तब बंद कर दो, किसी के चोट नहीं है, 307 लगा दी है, कोई झगड़ा वहाँ नहीं हुआ, इतनी लंबी चौड़ाई 1 किलोमीटर लंबी धाराएं लगा दी इस पर। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें, कि जब जिसे चाहे बंद कर दें, जिसे चाहे आप छोड़ दें, जब चाहे छोड़ दें। तो कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्वेशन दिया इस पर। आगे हमें उम्मीद है कि कोर्ट और लड़के भी इसमें ऐसे ही निर्दोष फंसे हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट उन पर भी यही ऑब्जर्वेशन पास करते हुए और जजमेंट उनके फेवर में देगी। 10 जून को सहारनपुर में पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने युवाओं को पीटा था और पिटाई का वीडियो बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने रिटर्न गिफ्ट कहकर ट्वीट किया था। एनडीटीवी की खबर के बाद इस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए थे। सहारनपुर पुलिस का कहना है कि उनकी जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये लड़के 23 दिन जेल में रहने के बाद बाहर तो आ गए हैं, पर कभी जेल इन लड़कों के जहन से बाहर नहीं जाएगा। ये कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। पुलिस ने इनकी बेवजह पिटाई की है, इनको जेल में डाला है। सवाल यह है कि जिन पुलिस वालों ने बेगुनाहों को जेल में डाला, जिनकी पिटाई की, क्या उन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अशोक कश्यप के साथ सहारनपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में 1000 से ज़्यादा पेड़ खतरनाक कैटेगरी में हैं, यानी उनसे नुकसान पहुंच सकता है। और ये सर्वे किया गया है एनडीएमसी की तरफ से, जिसमें ये सर्वे तब किया गया जब आंधी तूफान के बाद करीब महीने भर पहले 177 पेड़ ज़मीन से उखड़ गए थे और 1000 से ज़्यादा पेड़ की शाखाओं को नुकसान पहुँचा था। अब एनडीएमसी की कोशिश है कि आने वाले वक्त में अगर आंधी तूफान आए तो इन पेड़ों को नुकसान ना हो, इसलिए कटाई छटाई जोर शोर से हो रही है, यानी पेड़ों की सर्जरी। पेड़ों को सहेजने की कोशिश, कटाई छटाई जोर शोर से। ये उस आंधी तूफान की तबाही के बाद की सीख है जिसने महीने भर पहले केवल लुटियंस दिल्ली में 150 से ज्यादा पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। चिंता जानमाल की भी है और चुनौती पेड़ों को बचाने को लेकर भी। It's more than 1000 trees under the 1000 से ज्यादा पेड़ डेंजरस ट्रीज की कैटेगरी में हैं। कुछ पेड़ों में थोड़ी काट छाट करनी पड़ती है, कुछ में ज्यादा, और कुछ को हटाना ही पड़ता है। tree required the removal of the entire trees. कनॉट प्लेस सर्किल में अब पेड़ों की शाखाएं आपको सड़कों पर लटकती नहीं दिखेंगी। जितनी शाखाओं का बोझ पेड़ उठा सकता है, बस उतनी ही नजर आएंगी। हर उस डाली तक क्रेन पहुंच रही है जिससे पेड़ को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊपर का जो कैनपी का जो वजन है, जो साइज है, जो होल्ड करने के लिए कितना रूट चाहिए, कितना ताकत चाहिए, वो उतना वो नहीं पा रही है। तो इसलिए यस, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके रेशियो, शूट के एंड रूट के रेशियो इतना जो वाइडन हो गया उसके नैरो करो। उसी नैरो करने के लिए हम कैनपी के जो वजन कम करने के लिए अभी प्रूनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। एक नुकसान जो कुछ सिखा गई, एक सबक जो पेड़ों की सुरक्षा को लेकर मिली। जिस तरह बीमारी का इलाज जरूरी है, ठीक वैसे ही पेड़ों की सर्जरी भी, ताकि उनकी सांसें भी चलती रहे और हम भी सांसें ले सकें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।